जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका टेस्ट है। सबसे पहले आपने इसमें क्या लिखना था, अपना नाम। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपना नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अपना नाम लिख लेती हूँ। फादर नेम जो आपके फादर का नाम हो वो आप लिख दें। आपके पास कौन सा मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, वो लिख लीजिए। उसके बाद जो आपका पहला क्वेश्चन है वो था सेलेक्ट द ओड आउट अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। तो देखो पहले की तीनों आयरन, सिल्वर, गोल्ड ये सभी धातुएं हैं और जो कार्बन है वो अधातु है। इसका मतलब आपने कार्बन को करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैलेबल, कौन सा आघातवर्ध्य है। आघातवर्ध्य का मतलब होता है बेटा कि जब आप उसे चोट मारो तो वहाँ लंबी शीट में कन्वर्ट हो जाए, तो धातु जो होती है वो आघातवर्ध्य होती है। तो आपने इन चारों में से जो धातु होंगी उनको चुनना है। तो पहला है कार्बन जो कि अधातु है, ऑक्सीजन ये भी अधातु है, गोल्ड जो होता है वो आपको पता है धातु होती है, और नाइट्रोजन जो होता है वो अधातु होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, गोल्ड आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि कौन सा अच्छा सुचालक है ऊष्मा और विद्युत का। तो जो मेटल होती है वो अच्छी सुचालक होती है, गुड कंडक्टर होती है। तो आपने इनमें से मेटल को चुनना है। तो 4 ऑप्शन है, सल्फर, फॉस्फोरस, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। यहाँ पे जो सल्फर, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन है ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों नॉन मेटल है। तो आपके पास सिर्फ क्या हुआ, एक एग्जाम्पल बचा जो कि एल्युमिनियम है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो एल्युमिनियम आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम दैट नॉन मेटल विच इज़ लस्टरस, उस धातु का नाम बताना है आपने जो चमकदार है। तो आपने यहाँ पर फिर से क्या बताना है, यहाँ पे अधातु चुनना है सबसे पहली बात। लेकिन ऑप्शन में मैंने सारे के सारे अधातु लिखे हैं, तो आपने वो बतानी है जो चमकदार है। अधातु ज़्यादातर चमकदार नहीं होती हैं, एक अपवाद है, एक्सेप्शन है जो ऐसा नहीं दिखाती और चमकदार होती है, और वो है आयोडीन। तो यहाँ पर आंसर आएगा आयोडीन। विच इज़ द नेचुरल अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ, पूरी पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है वो हीरा होता है। तो ये डायमंड है। डायमंड जो होता है कार्बन से मिलकर बना होता है। हालांकि कार्बन एक अधातु है और अधातु सॉफ्ट होती हैं, लेकिन ये भी एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। उसके बाद हम आते हैं 6th क्वेश्चन पर। बाय द विच ऑफ विच प्रॉपर्टी मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो इसका मतलब आप कौन से गुण के आधार पे धातु को तारों में खींच सकते हैं। तो ये गुण होता है डक्टिलिटी, तन्यता। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने मेटल रिएक्ट्स विद एनी एसिड देन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इवॉल्व, जब कोई धातु किसी अमल के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। ये बेटा बहुत बार कराया है मैंने, जैसे मैं अभी आपको लिख के दिखा रही हूँ। ये मेटल है, ठीक है, हमने किसी भी एसिड के साथ किया, मान लो आपने HCl के साथ ही कर दिया, तो मेटल अगर स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन से तो वो उसकी जगह से उसको निकाल देती है, और ये क्या हो जाएगा, मान लो उसकी वैलेंसी हमने 2 थी तो ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। कौन सी बाहर निकली, हाइड्रोजन, क्योंकि अम्ल के अंदर ज़्यादातर क्या होते हैं, H+ निकालने वाले होते हैं, उनको अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अभी तक आपने यही पढ़ा है। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो इसका ऑप्शन होगा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है व्हेन ए मेटल इज बर्नट इन एयर विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड मोस्टली, तो जब किसी धातु को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। तो बेटा ज़्यादातर क्या होता है, हवा में क्या मौजूद होती हैं, मैं आपको बताती हूँ। मान लो हमने मेटल को ले लिया M, और हवा में मौजूद क्या होती है, ऑक्सीजन। तो आप उसको, और वैसे भी बर्न किया है तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही है, तो वो ऑक्सीजन ही जलने में मदद करेगी। तो वो मेटल का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। ये मेटल है और ये ऑक्सीजन आया तो ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या आएगा, मेटल का ऑक्साइड। अमंग द फॉलोइंग विच मेटल इज केप्ट डिप्ड इन केरोसिन ऑयल, तो बेटा 3 धातुएं होती हैं जिनको हम डिप्ट करके रखते हैं। एक होती है लिथियम, एक होती है सोडियम, ये इनके सिंबल लिखे हैं मैंने, ये होता है पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों धातुओं को हम केरोसिन में डुबो के इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर खुला इसको वायु में रख दिया या जल के अंदर रख दिया तो आग लग जाती है, ठीक है ना। तो इन तीनों को बचाने के लिए, सेव करने के लिए हम ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पर ना वायु का संपर्क हो ना नमी का संपर्क हो, ठीक है। इसलिए आप देखो इन तीनों में से कोई है, सीजियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, तो कौन सा आंसर आएगा, सोडियम। अमंग द फॉलोइंग मेटल्स विच डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कौन सी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो ठंडे पानी के साथ जो रिएक्ट नहीं करती वो बताना है। बेटा जो ठंडे पानी से रिएक्ट कर रही है वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी, तो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सी है, लिथियम भी अभिक्रियाशील है, सोडियम भी अभिक्रियाशील है, पोटाशियम भी अभिक्रियाशील है। अभी बताया था कि तीनों की तीनों धातुएं हम डुबो के रखते हैं, तो बचा कौन सा, कैल्शियम। तो कैल्शियम जो होता है वो हम
यहाँ पर आंसर में टिक करेंगे। अगला है विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल पिगमेंट ऑफ ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसके अंदर कौन सी धातु होती है, वो होती है मैग्नीशियम। कौन सी होती है, मैग्नीशियम। विच मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन पिगमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कणिकाओं के अंदर जो हीमोग्लोबिन मौजूद होता है जिसकी वजह से उनका लाल रंग होता है, उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम आते हैं व्हाट इज एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, तो एक्वारेजिया जो होता है बेटा सांद्र HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ HCl एंड HNO3 का मिक्सचर होता है, और वो भी मैं आपको बता दूं वो 3:1 रेशो है, ठीक है ना। HCl जो होगा 3 लेंगे, अगर मान लो हमने ml में बोल रहे हैं अगर मैं, तो HCl अगर 3 ml लिया तो HNO3 हम 1 लेंगे। तो इसका मतलब एक्वारेजिया जो होता है वो कंसनट्रेटेड HCl और HNO3 मिक्स करके बनता है, और वो बहुत ज़्यादा जो होता है 3:1 रेशो के अंदर होता है, और वो बहुत ज़्यादा क्या होता है संचारण कर सकता है किसी भी चीज़ का, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड HNO3। उसके बाद 14th क्वेश्चन पे आते हैं हम, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग ऑफ चारकोल। लकड़ी को जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो जब हम लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी में क्या होता है, लकड़ी में कार्बन होता है, और जब वो जलाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना देगा, CO2 बना देगा। CO2 बन गई है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उसके बाद आते हैं हम 15th क्वेश्चन पे। 15th है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और कंपाउंड बिकॉज। तो आपको रीज़न पूछना है, तो रीज़न बताना है आपने। तो आपसे पूछा गया है कि कॉपर जो है जिंक को उसके यौगिक से विस्थापित क्यों नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हम लिखते हैं वो सक्रियता श्रेणी मैंने आपको बताई थी ना। सक्रियता श्रेणी क्या थी, पढ़ना, तो हम लिखेंगे पढ़ना, साइंस, मैथ, जिल, हाई कोर्ट का मैसेज है, ठीक है ना। ये लास्ट में छोड़ दिया हमने। हमसे पूछा कौन सा गया है, कॉपर। कॉपर कहाँ पर है, ये रहा। और पूछा गया है जिंक के बारे में, जिंक है ये रहा। तो जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और उसने रिएक्शन किसकी करवाई है, वो कह रहा है कि आप कॉपर की रिएक्ट करवाओ किसके साथ, जिंक सल्फेट के साथ। अब आप बताओ, ये इसका यौगिक है और जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ये नर्सरी का बच्चा आके 12th वाले को उसकी जगह से हटा सकता है, नहीं हटा सकता है। इसका मतलब कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है जिंक से। तो आंसर देखो, कोई ऐसा लिखा हुआ है कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव, नहीं। बोथ हैव सेम रिएक्टिविटी, नहीं। कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव, यस, ये आंसर होगा। तो ये हो गया हमारा पूरा, और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप अपना स्कोर देख सकते हैं, पहली बात। और जब ऐसे स्कोर देखेंगे ना, तो अगर आपकी कोई गलती होगी तो वो रेड से आएगी, और अगर आपका ठीक है तो वो सब कुछ ग्रीन से आएगा। तो देखो ये सब कुछ ग्रीन से आया है, इसका मतलब क्या है, ये ठीक है। दूसरी बात क्या है, देखो बेटा, मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको नहीं पता कि भूल गए कि क्या, तो यहाँ पे देखो मैं फीडबैक लिखती हूँ। फीडबैक का मतलब ये होता है कि आपका जो आंसर आया वो कैसे आया, तो यहाँ पे मैंने उसको रीज़न को समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा गलतियाँ। फिर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर करवाया है दोबारा से, आपने ये क्वेश्चन पेपर अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।